तो हम लोग दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को डिस्कस करने चल रहे हैं। ये 1973 का है, लेकिन इसको हम एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 भी कहते हैं। एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974, चूंकि 1973 में इसका प्रपोजल प्रस्तुत किया गया होगा, ये ड्राफ्ट बना होगा और 1974 में ये अप्लाई हुआ या फाइनली पारित हुआ और बाद में अप्लाई हुआ 1 अप्रैल 1974 से यह अस्तित्व में आ चुका है। 1 अप्रैल 1974 से अस्तित्व में आ गया। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जो विधि है, ये विधि जो प्रोविजन आपको प्रोवाइड कर रही है, क्या इससे पहले कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं थी? आंसर आता है जरूर थी। अर्थात ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये सक्सेसर कोड है। और सक्सेसर कोड किसका है? जो इससे पूर्व संहिता लागू थी। भारत में दंड प्रक्रिया संबंधित जो संहिता लागू थी वो थी 1882। तो ये सक्सेसर कोड है, द कोड ऑफ 1882। इससे पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता प्रभावी थी वो 1882 की थी और इसका स्थान 1973 ने लिया। 1882 की दंड प्रक्रिया संहिता ऐसी पहली संहिता थी जो संपूर्ण भारत पर एप्लीकेबल थी। इससे पहले की जो भी संहिताएं बनाई गई थी वे अलग अलग प्रेसिडेंसीज के लिए अलग अलग थी। अर्थात भारत में जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी उन सभी प्रेसिडेंसीज पर अलग अलग प्रकार की संहिताएं लागू हुआ करती थी। लेकिन 1882 का जो कोड था वो ऐसा कोड था जो संपूर्ण जो अंग्रेजी भारत था, यानी कि जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी उन सभी पर अप्लाई किया गया था। और जैसे जैसे अंग्रेजों के क्षेत्राधिकार में भारत के क्षेत्र आते गए, जो जो उन्होंने शासित किए, उन सब पर इसको अप्लाई करते गए। इस कोड का स्थान लिया किसने? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ने। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सक्सेसर कोड है। ये किसी कोड के समापन पर उसके उत्तराधिकार में आया है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब भी कोई कोड आता है तो और पुराना वाला कोड जाता है तो कुछ ना कुछ ऐसी पुराने कोड में कुछ कमियां होती हैं जिन कमियों को नए कोड में दूर किया जाता है। जो हमारा 1882 का कोड था उसमें भी कुछ ऐसी कमियां रही होंगी जिसकी वजह से हमने ये परिवर्तित किया। क्योंकि सामान्य सा प्रश्न ये उत्पन्न हो जाता है कि आखिर हम किसी विधि को परिवर्तित क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे आपको ध्यान रखना होगा कि एक घटना घट चुकी थी 1973 से पहले, और वो घटना थी भारत का संविधान अप्लाई हो चुका था। भारत का संविधान लागू हो चुका था। एक भारत के संविधान में एक आर्टिकल 21 हुआ करता था, करता था नहीं कर है। भारत के संविधान में एक आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 21 व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21 की आप वर्डिंग देखेंगे, वहां पर बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है
नो पर्सन shall be deprived with their life or personal liberty without the procedure established by law। संविधान के लागू होने पर आर्टिकल 21 आ गया, नो पर्सन डिप्राइव्ड विद देयर लाइफ और पर्सनल लिबर्टी विदाउट the procedure established by law। विधि की प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अब सोचने का विषय यह है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता ट्रायल का प्रावधान देती थी, दंड प्रक्रिया संहिता इन्वेस्टिगेशन का प्रावधान देगी, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ट्रायल करने के पश्चात किसी व्यक्ति को दोषी और दंडित किया जाएगा, और दोषी और दंडित होने के बाद अगर कोई व्यक्ति पनिश होता है तो हम क्या करते हैं, या तो उसको जेल में रखते हैं, और अगर मृत्युदंड दे दिया तो उसकी लाइफ को समाप्त कर देते हैं। तो या तो हम उसकी लाइफ को समाप्त करते हैं या हम उसकी पर्सनल लिबर्टी को समाप्त करते हैं। अब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को समाप्त करने के लिए प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की जरूरत है। इसी बीच में हमने भारत का संविधान लागू हो जाने के बाद के घटनाक्रम पर विचार करेंगे। इसी बीच में आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन ए.के. गोपालन, खड़ग सिंह, मनेका गांधी के केस में हुआ। इन केसेस में जो भी केस रहे, इसमें जो भी इंटरप्रिटेशन हुआ, तो लास्ट में हम इस स्थान पर आ गए कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ मींस, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब क्या है। इंटरप्रिटेशन हुआ और इंटरप्रिटेशन से ये निकला कि इट इज अ फेयर प्रोसेस, या रिजू शब्द आ गया है, ड्यू प्रोसेस, फेयर ना कहें। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब हुआ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और ड्यू का मतलब क्या हुआ, ऐसा प्रोसेस जो फेयर हो, जस्ट हो और रीजनेबल हो। तो तीन शब्द, यानी कि जब हम कहेंगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो कैसा होना चाहिए, ड्यू होना चाहिए, और ड्यू होने के लिए क्या होना चाहिए, जस्ट हो, फेयर हो और रीजनेबल हो। तीन चीजें होनी चाहिए। अब कोई भी प्रोसेस जस्ट और फेयर और रीजनेबल है या नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 1882 का जो अधिनियम था या जो कोड था, उस कोड में कुछ प्रावधान ऐसे जरूर रहे होंगे जो इस जस्ट, फेयर और रीजनेबल की कसौटी पर खरे नहीं उतरते होंगे। इसलिए 1973 में हमने एक नया प्रोसीजर कोड या नया कोड प्रोड्यूस किया, उसका एक नया ड्राफ्ट प्रस्तुत किया, ताकि ये जो प्रक्रिया है वो कहीं आर्टिकल 21 का उल्लंघन न कर रही हो। यानी कि आर्टिकल 21 से फ्रेंडली सिस्टम हमने स्थापित कर दिया। तो ये तो इसका पर्पस रहा। फिर पुराने अधिनियम में कुछ कमियां रही होंगी, उन सब कमियों को भी हमने दूर किया, क्योंकि संविधान में एक आर्टिकल और आ चुका था, और वो था न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। अब न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण हो चुका था, अर्थात दोनों का सामंजस्य नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने चाहिए। लेकिन जो 1882 का अधिनियम था या कोड था, वो ऐसा नहीं करता था। वहां पर न्यायपालिका का और कार्यपालिका का पृथक्करण नहीं किया गया था। इसलिए भी
हमें इसकी जरूरत थी, इसलिए हमने इसको पारित किया और इसको पारित करके हमने यही कार्य किया, पहला कार्य किया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण कर दिया। हमने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट अलग कर दिए और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट अलग कर दिए। 1973 से पहले हमारी व्यवस्था में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो आज कार्य कर रहा है, जितनी पावर से आज कार्य कर रहा है, जितना क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन में वो हस्तक्षेप करता है, ये कार्य करने की क्षमता 1973 से पहले उसके पास नहीं थी। ये कार्य बहुत कुछ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाते थे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के उन कृत्यों को जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हैं, उनको उससे लेकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को दे दिए गए और जो नीचे अधिकारी अपॉइंट किए गए उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बोला गया। सुविधा की दृष्टि से जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। तीसरा जो विशेषता इसकी थी इस कोड की, कि जब भी कोई कोड लाया जाता है तो स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की जाती है। आर्टिकल 21 फिर से यहाँ पर आकर्षित होता है। आर्टिकल 21 में बहुत से ऐसे केसेस आ चुके थे जिसमें स्पीडी जस्टिस की डिमांड की जा रही थी। अगर आप किसी व्यक्ति को शीघ्र न्याय नहीं प्रदान करते हैं तो उसके साथ न्याय करना नहीं होगा। ऐसी स्थिति में 1882 का जो एक्ट था, जो कोड था, वो फेल्योर हो रहा था, कारण जो ट्रायल की प्रक्रिया थी वो लगभग एक जैसी थी या तार्किक नहीं थी। इस व्यवस्था ने ट्रायल में डिफरेंशिएट किया। जो गंभीर प्रकृति के मामले थे उन मामलों को के लिए एक लंबी व्यवस्था बनाई गई और जो सरल प्रकृति के मामले थे उनके लिए एक अलग व्यवस्था बनाई गई। इस एक्ट के द्वारा ट्रायल का विभाजन दो भागों में कर दिया गया, एक सम्मन ट्रायल और एक वारंटेड ट्रायल। साथ ही वारंटेड ट्रायल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया, एक सेशन ट्रायल और एक मजिस्ट्रेट ट्रायल। इसके साथ ही जो सम्मन ट्रायल है उसको भी क्लासिफाई किया गया, छोटे मामले और अदरवाइज, तो उसके लिए स्पेशल प्रोसेस दिया गया। इनमें हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा गरीबों तक न्याय पहुंचे इसलिए इसके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई, जैसे कि फ्री लीगल एड जैसे प्रावधान रखे गए। इसके अतिरिक्त 1882 से पहले जूरी ट्रायल हुआ करता था। जूरी ट्रायल की व्यवस्था 1882 से जूरी ट्रायल था, 1973 तक जूरी ट्रायल हुआ करता था। इस एक्ट ने जूरी ट्रायल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अभी पिछले जो हमारा प्रीवियस क्लास था उसमें हम इसी विषय पर चर्चा हमने की भी थी, एक सेक्शन आपके साथ डिस्कस किया था। आई थिंक दैट इज द सेक्शन 166। तो 166 में इसी विषय पर हम लोगों ने चर्चा की थी। तो इस एक्ट ने, इस कोड ने जूरी ट्रायल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विशेष महत्व दिया गया और इस एक्ट ने बेल के प्रावधानों को इजी बनाया, और इजी ही नहीं बनाया बल्कि उसमें अग्रिम जमानत के प्रावधान, एंटीसिपेटरी बेल प्रोविजंस भी लेकर आए। इस तरीके से इस एक्ट के माध्यम से जो कार्य किया गया वो ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट किया गया। कहीं ना कहीं इस एक्ट में आर्टिकल 21 की स्थापना करने में मदद की, संविधान के आर्टिकल 21 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की, इसलिए ये एक्ट लाया गया। अब प्रश्न उत्पन्न होता है, जो एक्ट आप पढ़ने चल रहे हैं
इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं और क्या क्या हैं, एक नजर में हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। और जो एक्ट पढ़ने चल रहे हैं वो एक्ट किस प्रकार का एक्ट है। ये जो एक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे चल रहे हैं, इस एक्ट में 484 सेक्शंस मेंशन। इसका मतलब ये कोड अपने आप में बृहद है। हम लोग 484 सेक्शंस इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे और साथ में दो शेड्यूल्स भी डिस्कस करेंगे। दो शेड्यूल डिस्कस करेंगे, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। आज मेरा पहला क्लास आप लोगों के साथ है और उन लोगों को थोड़ा सा ये डायरेक्ट करना चाहता हूं जो लोग ये समझते हैं कि प्रक्रिया में कोई भी प्रक्रियात्मक बात प्रक्रिया से बाहर है तो वो ये भूल जाए। जो कुछ भी है वो सब कुछ दंड प्रक्रिया संहिता आपको प्रोवाइड कर रही है, इससे बाहर कोई भी चीज नहीं होगी। जैसे आपको अगर ये जानना हो कि सम्मन कैसा होता है अब या वारंट कैसा होता है, अब आपके यहाँ ना तो कभी सम्मन वारंट आया और ना आपने कभी देखा, सुनते हैं सम्मन ऐसा होता है वारंट ऐसा होता है, क्या होता है उसके अंदर क्या लिखा होता है ये हमें पता नहीं है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब आपको ये बात मालूम नहीं होती तो आप सोचते हैं कि सम्मन किसी का आया हो उससे पूछें, किसी सीनियर से पूछें, किसी वकील साहब से पूछें कि ये सम्मन किस प्रकार का होता है, किस प्रकृति का होता है, कैसा होता है, जरा हम इसको देख लें। अरे जो कुछ भी लिखा है वो एक सिंपल पेपर पर लिखा है। आपको क्या है, पेपर बदल जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको मटेरियल देखना है कैसा होता है, चार्ज कैसा होता है, सम्मन कैसा होता है, प्रोक्लेमेशन जो इशू की जाती है वो कैसी होती है, वारंट कैसे होते हैं, कुर्की वारंट कैसे होते हैं, अरेस्ट वारंट कैसे होते हैं, कुछ भी आपको चाहिए वो सब कुछ दंड प्रक्रिया संहिता में समाहित है। एक प्रयास आपको करना है, सिर्फ पेजेस पलटने हैं। एक्ट खरीदने मात्र से काम नहीं चलेगा, कोड खरीदने मात्र से काम नहीं चलेगा, लेकिन कुछ पेजेस पलटने। अब कहां पेजेस पलटने, जैसे कि हमने कहा आपको दो शेड्यूल्स, ये दो शेड्यूल्स अलग अलग तथ्यों का वर्णन कर रहे हैं। पहला, इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस, नेचर ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस की प्रकृति क्या है इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेगा। जो दो शेड्यूल हैं वो ऑफेंस की प्रकृति पर जो प्रकाश डालेंगे, या हम ये कह सकते हैं, आप जो हेडिंग से पढ़ेंगे वो कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, अपराधों का वर्गीकरण। यानी कि हमने जो नेचर शब्द लिख दिया है वो वहां पर आपको शेड्यूल में जिस हेडिंग से मिलेगा, दैट इज द अपराधों का वर्गीकरण। अब अपराधों का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, अपराध कोई अपराध है, मान लो एक्स टाइप अपराध है, एक्स ऑफेंस है, क्या वर्गीकरण मिलेगा, ये किस प्रकार का अपराध है, इट इज अ सम्मन और वारंट। ये ऑफेंस ट्रायल के संदर्भ में सम्मन ट्रायल होगा या इसका वारंट ट्रायल होगा, तो ये सम्मन विचारण के योग्य है या वारंट विचारण के योग्य, ये संज्ञेय है या असंज्ञेय है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, ये ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, ये ऑफेंस ट्रायबल बाई कोर्ट, किस न्यायालय के द्वारा ट्रायबल है। इस तरीके की
बातें आपको कहां मिलेंगी? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस इन फर्स्ट शेड्यूल, ये बातें आपको यहां पर पढ़ने को मिल जाएगी। आईपीसी में जितने भी आप अपराध पढ़ते हैं उन सबका डिटेल नेचर, डिटेल प्रकृति यहां पर दी गई। आप किसी भी अपराध के लिए किसी के से पूछने की जरूरत नहीं है कि अपराध किस प्रकृति का है। आप शेड्यूल फर्स्ट को पलट लें और पलट कर देखें। आईपीसी का जो भी अपराध आपको देखना है, पहले आपको उसमें मिलेगा धारा, और धारा के बाद जो आईपीसी की धारा होगी वो धारा मिलेगी। आपको सपोज दैट आईपीसी का ऑफेंस 306 देखना है, तो आप वहां पर जाइए 306, उसके आगे उसकी प्रकृति का वर्णन होगा, सम्मन है, वारंट है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बिलेबल है, नॉन बिलेबल है, और साथ में ट्राइबल बाई किसका है। ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर पढ़ने को मिल जाएंगी। कंप्लीट आईपीसी में जितने भी आईपीसी में अपराध दिए गए सबका वर्णन यहां पर आपको इस शेड्यूल में मिलेगा। इसके बाद दूसरी शेड्यूल है, वो फॉर्मेट प्रोवाइड करती है। दूसरा शेड्यूल फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा, अर्थात प्रारूप प्रोवाइड करेगा। किसका प्रारूप? सम्मन का। सम्मन किस प्रारूप में होगा, किस फॉर्मेट में होगा? वारंट का। वारंट किस प्रारूप में होगा? प्रोक्लेमेशन का। प्रोक्लेमेशन किस प्रारूप में होगा? कुर्की वारंट कैसा होगा? अरेस्ट वारंट कैसा होगा? अटैचमेंट प्रोसेस में वारंट जो इशू होगा वो कैसा होगा? बेल बॉन्ड कैसा होगा? बॉन्ड कैसा होगा? चार्ज कैसा होगा? यानी कि इन सब चीजों का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको शेड्यूल 2 में मिलेगा। आपको चार्ज बनाना सीखना है, शेड्यूल 2 में जाइए, चार्ज की लैंग्वेज दी गई है, उस लैंग्वेज का प्रयोग करिए। आपको समन देखना है, समन इशू करना है, जानना है, वारंट कभी कह दिया इस विषय पर वारंट इशू करो, कोई सपोज दैट कह दो, अब आपको नहीं पता तो वारंट देख लो, अकॉर्डिंग टू उसी के इशू कर दो, उसी की लैंग्वेज लिख दो, वारंट इशू हो। तो टोटल फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, आपको किसी से भी पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद उसको देख सकते हैं। तो ये तो हमने आपको एक छोटा सा परिचय दंड प्रक्रिया संहिता का आपको मैंने दिया। अब इसके बाद जिस कोड को आप पढ़ने चल रहे हैं, ये कोड स्पेशली आईपीसी 1860 के लिए या बेसिकली आईपीसी 1860 के इंप्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अदर क्रिमिनल लॉ पर यह अप्लाई नहीं होता। बेसिकली आईपीसी 18 यानी कि आईपीसी 1860 में प्रक्रिया नहीं दी गई है। आईपीसी 1860 की प्रक्रिया अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सीआरपीसी साथ में पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन जहां तक प्रश्न अदर लॉज का आता है, जैसे कि अभी बहुत कोर्ट में चलता है, जैसे कि वो चिल्ड्रन से रिलेटेड है, पॉक्सो वगैरह, अब उसकी बात कर ले तो वहां पर कुछ प्रक्रिया स्पेशली प्रोवाइड की गई। तो यानी कि जब कोई विशेष प्रकार के अधिनियम बनते हैं, विशेष प्रकार की दांडिक विधियां बनाई जाती हैं, तो उसमें या तो प्रक्रिया प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर प्रक्रिया प्रोवाइड कर दी गई, दैट्स वेरी गुड, फिर सीआरपीसी का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन जिस विषय पर वहां पर कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है, तो वहां पर भी सीआरपीसी का एप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो कहां होगा? आईपीसी पर और विशेष पेनल लॉज पर इसका प्रयोग
आईपीसी 1860 के लिए किया जाएगा और स्पेशल पेनल लॉस पर भी एप्लीकेबल है, परंतु ठीक है ना, परंतु या इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रोसेस अगर स्पेशल प्रोसेस का अब्सेंस है तो स्पेशल पेनल लॉस पर लागू होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर वहां पर स्पेशल लॉ दिया गया है, स्पेशल प्रोसेस दिया गया है, तो फिर सीआरपीसी के प्रावधान वहां पर प्रभावी नहीं होगा।